तो बात है। अभी तक के जो लेसन्स हुए हैं उसमें हमने जाना कि फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। अभी तक हमने उसके भागों के बारे में जाना, उसके अंदर होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के विषय में जाना और जाना कि किस प्रकार से परागकण पौधे के मादा भाग तक पहुँचते हैं, चाहे वो स्वपरागण हो या परपरागण हो। परागण की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पराग बनता है, क्यों उसके आसपास विभिन्न प्रकार के जीव घूमते रहते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें किसी जीव की आवश्यकता नहीं होती। ये तमाम बातें हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपके दिमाग में अनायास ये प्रश्न जरूर आता होगा कि पौधे के अंदर बीज किस प्रकार से बन जाते हैं। विशेषकर हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, पुष्पीय पादपों के बारे में। तो एक फ्लावर के अंदर बीज बनने की जो तमाम प्रक्रिया है, या जो फ्लावर है उसका फ्रूट में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, ऐसे तमाम परिवर्तनों को, आपकी जिज्ञासाओं को अगली सीरीज़ में शांत किया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन यानी परागण होने के बाद में फ्लावर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ द चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। आज हम पौधे के अंदर यानी पुष्प के अंदर होने वाले जो विशेष परिवर्तन हैं, जो रासायनिक या फिर अन्य एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में स्टडी आउट करेंगे। ये सारी प्रक्रिया जो परागण के बाद आती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है निषेचन का। नमस्कार, मैं हूं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वर्चुअल स्टडी क्लासेस। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं वर्चुअल स्टडी क्लासेस के इस उच्च माध्यमिक संवर्ग के अंतर्गत, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, द्वादश जीव विज्ञान। और इसके अंतर्गत हम लोग अभी हैं 6 यूनिट पर, जो है रिप्रोडक्शन की, जनन की। जनन के अंतर्गत हम द्वितीय अध्याय स्टडी कर रहे हैं, जो है पुष्पीय पादपों में जनन, मीन्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रस्तुत है आपके सम्मुख इसका खंड 5, जिसके अंतर्गत हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अभी जो इसके अंदर चेंजेस होते हैं इसमें हम काफ़ी डीपली जाते हुए, जैसे आपने इतना जाना कि परागकण जो हैं आकर के मादा का जो भाग होता है, फ्लावर का जो मादा पार्ट होता है, वहाँ पर जाकर के रुक जाते हैं। वो किस अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से पहुँचे, हवा से, अन्य जीवों से या फिर और पशु पक्षियों से, जैसे भी वहाँ पहुँचे हों, फिलहाल वो जो प्लांट है, प्लांट के स्टिग्मा पार्ट पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ परागकण और स्टिग्मा के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होते हैं, किस किस प्रकार की बातचीत होती है, बातचीत का मतलब जो भी अंतर्क्रियाएँ होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में स्टडी आउट करते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मादा भाग जो है स्त्री केसर यानी गायनीशियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था आपने। आप कर्सर पे फोकस करेंगे तो दिस वन इज़ द स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है। और ये जो नीचे सारा भाग है, जो बहुत मुख्य भाग है, दैट इज कॉल्ड एज द ओवरी यानी अंडाशय, जिसके अंदर सारे के सारे मुख्य संरचनाएं रखी हुई हैं। अब आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये सब सहायक संरचनाएं हैं। मुख्य संरचना मादा के अंदर अगर है तो प्लांट का जो मादा भाग है, फीमेल पार्ट है, उसके अंदर ये ओवरी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, स्टिग्मा पर आप जैसे देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू होते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर की स्पीशीज़ या पर्टिकुलर जो भी उसका फर्म वैरायटी रहा हो, उससे संबंधित होते हैं, तो वो क्या है कि इसके बीच में एक इंटरेक्शन होते हैं। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ द केमिकल्स गेट सिक्रीटेड फ्रॉम दिस स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से विशेष प्रकार के जो रसायन स्रावित होते हैं, उनके कारण क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ द पोलेंस यहाँ पर हैं। दिस वन इज हमने शो किया है इसको S1 से, ये S2 है, ये अब आप देख रहे हैं कि ये S1 S2 है। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं S1 है, ये S3 है, S4 है, S3 है, डिफरेंट काइंड्स आपने देखा है।
तो अगर अब यहाँ पर आप इधर भी लेकर के चलें तो अब अगर सेम काइंड ऑफ द स्पीशीज़ दोनों की हैं, पोलन और जो फ्लावर है दोनों एक ही स्पीशीज़ में बात कर रहा हूँ, जेनेरा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस सेम स्पीशीज़ से अगर वो बिलोंग करते हैं या वैरायटी से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर ही जर्मिनेट कर रहे हैं, सारे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं करते हैं। मीन्स मतलब सीधा है कि स्पेशल काइंड, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स है, आपने इससे पहले लोअर प्लांट्स में नाम सुना होगा। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स होता है यानी स्पेशल काइंड ऑफ द केमिकल्स रिलीज होते हैं। कुछ केस में शुगर हो सकती हैं, कुछ एसिड्स हो सकते हैं जैसे मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। तो इस प्रकार के केमिकल्स यहाँ पर सीक्रेट हो सकते हैं जो क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसके स्टिमुलेशन से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं। सो सच काइंड ऑफ द चेंजेस आर कॉल्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन एंड द पिस्टल। यस, अब इसके चेंजेस को अगर हम लोग लेकर के चलें तो हमने आपकी आसानी के लिए, जिससे कि आप प्रॉपरली नोट्स बना पाएँ, हमने क्या है कि इन इंटरेक्शंस को यहाँ पर नोट कर दिया है। सो इसके तहत अब बात करते हैं, जैसे कि अब परागण की शुरुआत आपको मालूम ही थी कि इस प्रोसेस की जो शुरुआत थी वो तो परागण के साथ ही हो चुकी थी, यानी कि पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। यानी कि दो स्टिग्मा और परागकण के बीच में जो भी इंटरेक्शन अंतरक्रिया हो रही है उसका पहला चरण प्रारंभ होता है कहाँ, परागण से। अब इतना भी आप जान रहे हैं कि पिस्टल क्या है ये हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। आप बहुत टिपिकल हिंदी में मत जाइएगा, अदरवाइज सर होता यही है कि डिक्शनरी मीनिंग में इसकी सेंस बदल जाते हैं। कलंक बोलते हैं स्टिग्मा को, ठीक है ना। आगे लेकर चलते हैं तो ये परागकण जो स्टिग्मा है इसके बाद में इसमें इंटरेक्शन होता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब पर्टिकुलर दो चीज़ आती हैं। एक तो यहाँ पर ये जो है कि भी चीज़ को देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे वो सीड हो या कोई भी स्ट्रक्चर रही हो या स्पोर रहे हों, चाहे वो लोअर प्लांट्स के स्पोर रहे हों, चाहे वो किसी और केस में रहे हों, सबको जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ऐसे ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे कि क्या होता है, उसके बाद में पानी यानी कि मॉइस्चर को स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करके अलॉन्ग विद द सम केमिकल्स यहाँ पर ये क्या हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जर्मिनेट करना शुरू करेगा। पोलन कैसे जर्मिनेट करता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके थे इसमें कि उसकी जो इंटाइन है जर्म पोर से होकर के बाहर आ जाती है, एग्जाइन के अंदर जो छेद बने रहते हैं अंकुरण छिद्र, उनको पार करके बाहर निकल आती है इंटाइन के फॉर्म में। फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हमने पोस्ट पॉलिनेटिंग चेंजेस के अंदर देख लिए होंगे। साथ ही साथ जो मेजर इंटरेक्शंस होते हैं तो आप देख पा रहे होंगे अभी तक जब वो शेडिड आउट किया था। अच्छा हाँ, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ याद कीजिएगा कि जब हमने पढ़ा था नर युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आपने जब स्टडी किया था तो आपने देखा था कि ये 2 सेल स्टेज पर परागकण के अंदर जब 2 सेल स्टेज होती है उसी कंडीशन में एंजियोस्पर्म्स के अंदर उसको शेड आउट कर दिया जाता है। बाकी मैंने बताया था कि क्या होता है कि जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, अनावर्तबीजी पौधे जो आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, उन सब के अंदर ये प्रक्रिया जो है थोड़ा सा डिफरेंट काइंड पर होती है। किसी में 3 सेल स्टेज पर, किसी में 4 सेल स्टेज पर और किसी में कुछ अलग सेल स्टेजेस पर ये शेड आउट होता है। बट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द ऑल एंजियोस्पर्म्स तो अधिकांश एग्जाम्पल्स जो हैं वो 2 सेल स्टेजेस के हैं। एग्जाम्स आपके पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब शेड आउट हुआ था तो एज इट इज़ उसके बाद कोई चेंज होगा, जैसे वहाँ से गिरा हवा से उड़ता हुआ जिस वानदेव से भी वो पहुँचा हो वर्तिकाग्र तक पहुँच गया, वहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि इस पोलन ग्रेन्स के अंदर जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाएगा। एंड एज द जर्मिनेशन स्टार्टअप, जैसे ही पोलन ट्यूब निकलना शुरू होती है, इसका जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये तुरंत डिवाइड कर जाता है। अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु कंपटीशन के व्यू पॉइंट से यह भी है कि सबसे आगे की तरफ ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्यूब न्यूक्लियस वास्तव में एक गाइड की भूमिका अदा करता है, जो आगे आगे चलकर, या हम लोग जिसे अपनी फौज में स्काउट बोलते हैं, तो आगे चल करके क्या है पीछे वालों को मार्ग दिखाता रहता है। तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका क्या रोल हुआ आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है फिर से डिवाइड कर जाता है 2 में, तो जैसे मैंने आपको बताया था किसमें 2 मेल
गैमेट्स में इसको आमतौर पर लोअर प्लांट्स में स्पम्स कहा जाता था अब तक, जैसे क्योंकि इसमें क्या मोटिलिटी होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में यहाँ इसके अंदर कोई सीलिया फ्लैजिला ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं बनती है। तो ये मेल गैमेट्स जो होते हैं, अर्थात ये जो मेल गैमेट्स बने हैं, ये एक कायदे में नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, कब बने थे, कब डिवाइड हुआ, मैंने आपको बताया जैसे ही पोलन ट्यूब निकलना शुरू करेगी तुरंत ये क्या है, डिवाइड हो जाएंगी। वही सब चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि परागकण और स्टिग्मा के माध्यम से जो है स्टिग्मा के अंदर स्टाइल के अंदर प्रवेश करेगी, उसको पियर्स अप करती चली जाएगी। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो इसकी पोलन टिप है, ये जो पोलन ट्यूब की जो टिप है, इट्स सिक्रीट्स सर्टेन टाइप ऑफ द केमिकल्स, कुछ विशेष प्रकार के रसायन निकालती है जिससे स्टिग्मा के अंदर उसको पेनिट्रेट करने में क्या है, आसानी होती है। यस, और इस तरह से पेनिट्रेट करती करती ये क्या होगा, स्टिग्मा जो है वो कहाँ तक वो पोलन ट्यूब जो है आपकी ओवरी तक पहुँच जाएगी, अंडाशय भाग तक पहुँच जाएगी। यस, चलिए अभी यहाँ तक जो आपने समझा। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, ये तो आप समझ ही चुके होंगे पिछली वाली स्लाइड से कि एक साथ कई पोलन ग्रेन्स वहाँ जर्मिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि क्योंकि देखिए दो कारण समझ लीजिएगा, एक पोलन ग्रेन केवल एक ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देगा। यस, अब नंबर ऑफ द ओव्यूल्स में भी वेरी करता है, एक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जब ज़्यादा ओव्यूल्स हैं तो सीधी बात है कई पोलन ग्रेन्स को वहाँ पर क्या है, पेनिट्रेट आउट करना पड़ेगा। कई पोलन ग्रेन्स अंदर जाएंगे, उनकी पोलन ट्यूब्स अंदर जाएंगी और उसको जा करके फर्टिलाइज करेंगी। अच्छा, अब ये सब जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये यहाँ जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ये जो ओव्यूल है और ओव्यूल और ये ओवरी वॉल जो है, अंडाशय भित्ति और बीजांड के बीच में क्या है, एक बैरियर है। अब ये पोलन ट्यूब इस बैरियर को कैसे क्रॉस करके इसके क्या नाम है, ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट करेगी, ये डिपेंड करता है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या है, ये 3 प्रकार से पेनिट्रेशन हो सकता है जो हमने इस डायग्राम में शो करने की कोशिश की है। आप एग्जाम्स के लिए याद रख लीजिएगा, सिंपल है। एक होता है पोरोगैमी, एक होता है कैलाजोगैमी और तीसरा होता है मीजोगैमी। जैसे आप नाम से जान पा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये जैसे ओव्यूल है तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स थी, हमने इस वाले एरिया को क्या कहा था, बीजांड मुख कहा था या इसको माइक्रोपाइल कहा था। इसकी अपोजिट साइड में जो स्ट्रक्चर है इसको हमने कैलाजा कहा था। यस, हिंदी में जो भी नाम दिया हो। तो ये बीजांड मुख हो गया, ये कैलाजा हो गया, और ये जो आप देख रहे थे इसके क्या हैं, इंटेग्यूमेंट्स थे। ये बाहर वाला इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है कि पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से है। देखिए कुछ केसेस में क्या होता है कि व्हाट हैपन्स कि दिस पोलन ट्यूब गेट एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है तो ये क्या है, माइक्रोपाइल यानी कि पोर है, तो एक रूटीन पोर है जिसमें उसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बस थोड़ा पोलन ट्यूब को लंबा चलना पड़ेगा और यहाँ से आकर के आराम से इसके अंदर घुस जाएगी। यस, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द पोरोगैमी। हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा बिल्कुल भी, या मतलब इस रेफरेंस में हम हिंदी नहीं बता पाएंगे आपको, और है भी तो बहुत क्लिष्ट प्रकार की है जिसमें कि आप उलझ जाएंगे। दूसरा लेकर चलते हैं कैलाजोगैमी। अगर ये बीजांड जो है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल के कैलाजल पार्ट से पेनिट्रेट करते हुए अंदर एंटर करती है। यस, पहुंचना अल्टीमेटली इसको वहीं पर है क्योंकि एग सेल तो यहीं पर है साइनेर्जिस के बाद में, तो अल्टीमेटली इसको पहुंचना कहाँ से पड़ेगा, माइक्रोपाइल के पास ही पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इसकी एंट्री अगर इसको कैलाजा भाग को पियर्स अप करते हुए होती है, इसको भेदते हुए आगे जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द कैलाजोगैमी। नाम से भी क्लियर है आपको, कैलाजा से आ रही है तो कैलाजोगैमी, माइक्रोपाइल या माइक्रोपोर जो है इससे आ रही है तो पोरोगैमी। और तीसरा रास्ता होता है मीजोगैमी, यानी कैलाजा और माइक्रोपाइल दोनों में ना होकर के क्या है, एक इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर करती है, मध्य के रास्ते से एंटर करती है, तो अल्टीमेटली क्या है, इसको भी क्या बोलते हैं, मीजोगैमी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के एंट्री के बेस पर हम 3 तरह का पोलन ट्यूब की एंट्री मान सकते हैं। वन इज़ पोरोगैमी, सेकेंड वन इज़ कैलाजोगैमी एंड थर्ड वन इज़ द मीजोगैमी। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन एंड द डबल फर्टिलाइजेशन। आमतौर पर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ ये तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, निषेचन क्या होता है। यस, छोटी क्लासेस में भी आपने कई एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। अब भी हम थोड़ा सा दिमाग को पहुंचाइए वहीं पर जहां हमने बात की थी
कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, उसकी स्ट्रक्चर पर। तो मैंने आपको बताया था कि एक पोलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक का जो है टिपिकल एग्जाम्पल हमें लेकर के चलना है, जिसकी विशेषता ये होती है कि दैट इज़ द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या कंडीशन उसकी होती है। अच्छा, अभी हम यहाँ बात करें तो ये उसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने देखा था कि 3 एंटीपोडल सेल हुआ करती थी। इधर की तरफ क्या है, माइक्रोपाइल थी। यहाँ फिलियर अपरेटस के थ्रू होकर के क्या है, यहाँ पर साइनर्जिड्स हैं और इनके बीच में ही क्या है, एग बनी हुई है। एग मतलब जो मेजर स्ट्रक्चर है एग वो होगा। उसके अलावा यहाँ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड होंगे। तो ये कुल मिलाकर के इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी, एम्ब्रियो सैक की। और बाकी आप समझ रहे हैं कि इस साइड में क्या है, कैलाजल एंड है और इधर की तरफ क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए मैं जो आपको बताया सिंपली कि विद इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैंने बताया कि माइक्रो पाइल से घुसे, चाहे कैलाजा से अंदर आए, चाहे वो मीजोगैमी यानी इंटेगुमेंट्स के थ्रू अंदर आए, तो वो सारी बातें हुई ओव्यूल को पेनिट्रेट करने की। ओव्यूल के अंदर जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है दैट इज द एम्ब्रियो सैक। लेकिन एम्ब्रियो सैक में जो एंटर करेगी वो कहाँ से करेगी, ये अल्टीमेटली माइक्रोपाइल से ही करेगी। कारण क्या है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। और आप अगर इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में लेकर के चलें तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स में और प्लांट्स में इतनी डेप्थ में आने के बाद में प्रोसेसेस लगभग जैसे भी हैं। कैसे? यहाँ आपने बात की कि यहाँ आने के बाद में होता क्या है कि जो पोलन ट्यूब है वो फट जाती है। यस, फटने से क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस जो है उसका कोई खास रोल नहीं रहा, ट्यूब न्यूक्लियस था, और जो पीछे 2 मेल गैमेट्स आ रहे थे वो यहाँ आकर के रिलीज हो जाते हैं। अब जरा ध्यान कीजिए, आपने अगर 10th क्लास में या फिर छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे एनिमल्स के केस में क्या होता है कि फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म्स छोड़ दिए जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, या कुछ बहुत माइक्रोफाइलर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उनको अंदर की तरफ धकेलती हैं स्पर्म्स को, है ना, टुवर्ड्स द ओवरी। इसके अलावा एक और चीज़ बात करें, स्पर्म्स की अपनी एंट्री है वो तो अलग बात है, लेकिन साथ में जो स्ट्रक्चर बनी है, चाहे वो यूट्रस की हो, चाहे वो ओविडक्ट हो या कुछ और स्ट्रक्चर्स हों, ये सारी स्ट्रक्चर्स भी धीरे धीरे उसको आगे की तरफ भेजने में सपोर्ट करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी कि पोलन ट्यूब तो यहाँ आकर के फट गई। अब पोलन ट्यूब के फटते ही जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज होंगे और रिलीज होकर के क्या एब्जॉर्ब आउट कर ले जाएंगे इनके द्वारा। आगे के क्या चेंजेस होंगे, तो मैंने बताया था कि ये जो मेल गैमेट्स हैं, अब उनमें से एक मेल गैमेट जाकर के फ्यूज़ करेगा इस पोलर न्यूक्लियाई से और दूसरा फ्यूज़ करेगा दिस एग सेल से। बात समझ रहे ना? बाकी ये जो एंटीपोडल्स हैं, ये जो साइनर्जिड्स हैं, इनका कोई स्पेशल काम नहीं है। केवल इतना ही है कि पोलन ट्यूब के फटने के बाद जो मेल गैमेट्स रिलीज हुए, उन मेल गैमेट्स को डायरेक्ट करते हुए, थोड़ा डायरेक्शंस देते हुए, गाइड करते हुए अल्टीमेटली कहाँ तक, इस एग तक पहुँचाना है। ओके, चलिए, तो उसके बाद के जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मली मैंने आपको बता ही दिया। इसी को हम लोग क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने को ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हम इसको फिर दोबारा डीप से लेकर के चलते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द डबल फर्टिलाइजेशन। अब जानिए, देखिए जैसे मैंने अभी आपको वापस चलते हैं ज़रा। यस, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब आमतौर पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जिसको आप लोग कहते हैं, अब तक आपने जो पढ़ा वो क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिलती हैं और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिल करके फ्यूज़ होकर के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिनगैमी। और सिनगैमी तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स में आता है, नॉर्मली इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सिनगैमी भी उस केस में होता है जब दोनों के दोनों न्यूक्लियसेस या दोनों के दोनों गैमेट्स लगभग एक जैसे हों तो उसको सिनगैमी कह देते हैं। यस, अच्छा, समानता दोनों के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन एकदम नई चीज़ है विच इज़ स्पेशली फाउंड इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ओनली। एंजियोस्पर्म्स के अलावा डबल फर्टिलाइजेशन यानी आवर्तबीजी पौधों के अलावा जितने भी ग्रुप आपने पढ़े हैं अब तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्गी अप टू द जिम्नोस्पर्म, कहीं भी ये फिनोमेनन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस,
तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके, अब इसी को हम लोग इस डायग्राम में समझना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पोलन ट्यूब्स यहाँ तक पहुँची, पहुँचने के बाद में कैसे यहाँ पर आकर के फट गया, और फटने के बाद में कैसे ये दोनों मेल गैमेट्स रिलीज हुए। एक जा कर के यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ नहीं है, यहाँ से एक तो इसके पास चला गया एग के पास में, यस, और दूसरा वाला कहाँ चला गया, इन पोलर न्यूक्लियाई के पास में चला गया। ठीक, अल्टीमेटली फ्यूज़ होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी, आपने देखा कि ये दोनों फ्यूज़ होकर के जायगोट बना देंगे। एंड ये स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियसेस मिलेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ 2 न्यूक्लियस मिले तो यहाँ पर 2x या 2n स्ट्रक्चर बन गई, जिसको जायगोट कहा आपने। और ऊपर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ नोन टू एज द एंडोस्पर्म। ओके, अच्छा, अब बहुत ज़रूरी चीज़, ये रिएक्शंस आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो हियर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी यहाँ लेके चलें, आप इसको इस रिएक्शन की फॉर्म में समझ लीजिए कि मेल गैमेट फर्स्ट, ओके, ये बहुत परेशान करता है, मेल गैमेट फर्स्ट एंड एग सेल्स। अब यहाँ देखिए मेल गैमेट भी कैसा है, हैप्लॉइड है, और ये एग सेल है वो भी कैसी है, हैप्लॉइड है, यानी कि इसमें अयुग्मित नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं। यस, ये दोनों फ्यूज़ होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं जायगोट। ये जो प्रक्रिया है जायगोट के मिलने की, इसको हम लोग सिनगैमी भी कह सकते हैं। कारण क्या है, हालांकि पर्टिकुलर टर्म है सिनगैमी जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं इसको सिनगैमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिन के माने एक जैसी स्ट्रक्चर्स का मिलना है। अब ये दोनों गैमेट्स एक जैसे इसलिए हैं केवल कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड टाइप के गैमेट्स हैं, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ओके, तो सिनगैमी या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से जो बना स्ट्रक्चर वो से क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। तो जायगोट कैसी स्ट्रक्चर होगी, जैसा कि अब तक होता आया है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई खास बात नहीं है, ऐसे जो केसेस हैं आपने अब तक के सारे प्लांट्स केस में या एनिमल्स के केस में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ ज़रूरी एक और पॉइंट आता है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है अमंग द फ्लावरिंग प्लांट्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रासबर्जर। स्ट्रासबर्जर एक बॉटनिस्ट हुए हैं, तो स्ट्रासबर्जर के द्वारा ये फिनोमेनन डिस्कवर किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे। अच्छा, अब दूसरा मेल गैमेट जो है वो क्या होता है, वो जाकर के फ्यूज़ होता है किससे, न्यूक्लियाई के साथ में। ये छोटी सी यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको बाद में करेक्शन कर लीजिएगा। ये ट्राइगोट ये यहाँ आएगा। हाँ, अच्छा, ओके, इसको कंटिन्यूशन में ही बस 2 सेकेंड लगेंगे। वी जस्ट मेक अ स्लाइड करेक्शन हेयर। ओके 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 ओके, इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आ रहा है, चलो छोड़ो, जैसा है उसे रहने दो, इसको आप अभी वहीं से समझ लीजिएगा। ठीक है, यस। तो मैंने बताया कि जो सेकंड मेल गैमेट है और पोलर न्यूक्लियाई है, ये दोनों मिल करके फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होकर के एंडोस्पर्म बना देंगे। एंडोस्पर्म जिसको हम अपनी तरफ से ट्राइगोट भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे अब तक जायगोट तो सुना था, ये नई जो शब्द है ट्राइगोट कहाँ से आ गया। ये बिल्कुल सही बात है, नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं इसको एक नई टर्म दिया है, ट्राइगोट। अब समझिए, दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट सेकेंड एंड द पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि मेल गैमेट्स जो थे हैप्लॉइड थे, पोलर न्यूक्लियाई जो थे, किसी भी हालत में इसको डिप्लॉयड कहने की हिम्मत मत कीजिएगा। कई बुक्स में आपको इस तरह की मिस्टेक मिल सकती है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पर ये डिप्लॉयड तो बिल्कुल नहीं है। डिप्लॉयड जब बोलते हैं जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर के 2x बना चुके होते। यहाँ पर सेल एक है, ये सिनगैमी वाली कंडीशन है, ओ सॉरी ये क्या नाम है, जैसे आप लोग सिनोसिटिक सेल्स पढ़ते होंगे वो वाली कंडीशन है इसमें। ये एसेंशियल स्ट्रक्चर जो बनती हैं, जिनमें क्या है कि 2 न्यूक्लियसिस अलग अलग होते हैं लेकिन सेल एक होती है। तो मेरा कहने का मतलब दोबारा समझ लीजिए, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट सेकेंड एंड 2x यानी डबल हैप्लॉइड, ये जो है क्या हो जाएगी, पोलर न्यूक्लियाई होंगे। अच्छा, इस तरह से कुल मिलाकर के
3 एक्स आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगी इट विल बी द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन। 3 स्ट्रक्चर्स फ्यूज हो रही हैं, 1 2 3, यस। तो ये 3x हो गया। इसी प्रोसेस को, ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो एंडोस्पर्म को हम एक ट्राइगोटिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि इसके अंदर 3 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर नॉर्मली आपने एंजियोस्पर्म में कहीं नहीं पढ़ी होगी। इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स बनी थी जिम्नोस्पर्म की या और लोअर प्लांट्स की, वहाँ भी नॉर्मली ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जैसा आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह की स्ट्रक्चर बन करके चलती है इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज़ कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। अच्छा, अभी एक बात और बताएंगे इसके बाद में आपको एंडोस्पर्म के बारे में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इट वाज डिस्कवर्ड बाय द नवाश्चिन। नवाश्चिन ने लिलिएसी फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो आपको खास तौर से ये लिलियम वगैरह तो याद रहने चाहिए, यस। तो लिलियम वगैरह कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस को डिस्कवर आउट किया गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सो जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, यस। सो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन व्हेन दिस मेल गैमेट फर्स्ट फ्यूज विद द एग एंड इट फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन, या जिसको डबल फर्टिलाइजेशन आप कह देते हैं, इट इज़ व्हेन पोलर न्यूक्लियाई, 2XX पोलर न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, एक मेल सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देते हैं। एंड दिस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। ओके, चलिए अब यहाँ तक जो हुआ इसको हम जरा समराइज कर लेते हैं। आपने देखा किस प्रकार से पोलन ग्रेन्स आए, हर चीज़ पर ध्यान दीजिए। कैसे यहाँ पर केवल 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ओनली 2 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने देखने मिले होंगी। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। आपने देखा पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा। इसके अंदर 2 सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनमें एक जनरेटिव और दूसरी ट्यूब सेल थी। ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ चला और जनरेटिव सेल्स डिवाइड हो गई 2 में। अब वो डिवाइड होकर के 2 क्या बना देती है, देखिए दे रहा है आपको, ये मेल गैमेट्स बना देती है। तो इस तरह से ये 2 मेल गैमेट्स चलते हुए जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा क्लियर करके देखें, ये 2 स्पर्म सेल्स हैं, मेल गैमेट्स हैं। एक जाकर के फ्यूज किया किससे, यहाँ पर जो बना दिया ज़ाइगोट, और दूसरा वाला फ्यूज किया यहाँ पर जो बना दिया एंडोस्पर्म, जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। इस तरह से सारे के सारे ओव्यूल्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद उसमें सीड्स बन जाता है। सीड ही आगे जाकर क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है। टेंग टेंग, समझ में आ गया आपको। दोबारा लेके चलते हैं। ये 2 सेल स्टेज पर पोलन ग्रेन आया, जिसमें एक जनरेटिव, दूसरा ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल जो है आगे पहुंची, जर्मिनेट हुई, अल्टीमेटली आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस होगा, पीछे की तरफ दोनों क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। ठीक है ना। एनिमेशन है थोड़ा स्लो है। अब आपने जैसे देखा यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बने, अल्टीमेटली एक जाकर के फ्यूज किया किससे, एग सेल से, और बना दिया ज़ाइगोट, और दूसरे ने बना दिया एंडोस्पर्म। ज़ाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इस तरह सारे ओव्यूल्स जो हैं फर्टिलाइज हुए, और अल्टीमेटली उनके फर्टिलाइज होने से क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं ओवरी फूलना शुरू हो गई, ओवरी डेवलप हुई, अल्टीमेटली द फ्लावर गेट कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। यस, तो एक बहुत अच्छा एनिमेशन आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया। चलिए अभी इसके बाद में आपका जो 2 स्ट्रक्चर्स बन करके चली, हमें दोनों स्ट्रक्चर्स को डिटेल में लेकर के चलना है, यानी कि एंडोस्पर्म को और ज़ाइगोट को। पहले लेते हैं एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म जिसको भ्रूण शायद पोष बोलते हैं, यस, भ्रूण पोष बोलते हैं। पोष से नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जब भ्रूण को पोषण करने वाला ऐसी स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो को नरिश करे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करेगी सीड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। अच्छा, तो अब एंडोस्पर्म के बारे में लेकर के चलें तो ये जर्नलिस्ट की एक स्ट्रक्चर हुई। कुल मिलाकर के एम्ब्रियो सैक जो कन्वर्ट हुआ, ये एम्ब्रियो सैक पूरा कन्वर्ट हो गई किस तरह से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो साइनर्जिड्स होते हैं, इनका ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स, मतलब डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल चला गया, नीचे की तरफ कैलाजल चला गया है, डजंट मैटर। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में एंटीपोडल्स का कोई काम नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ जो साइनर्जिड्स थे इनका भी कोई रोल नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। अब बाकी जो बचा एग सेल, आपने देखा एग सेल स्वेल अप करके डेवलप करना शुरू कर जाती है। दूसरी बात,
यहाँ पर हमने जो बात की थी कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, यस, ये आप इसको ट्राइगोट नाम दे दिए थे आप लोग, तो ये ट्राइगोट स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर के इस एम्ब्रियो एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यही सारे चेंजेस के कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, कैसे आगे वो प्रोसेस चलता है, हमें यहाँ डिटेल में लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो ख़ास तौर से किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म नाम की जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है फर्टिलाइजेशन से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होती है। अगर कभी आपसे कोई अंतर पूछ लेता है, हालांकि कॉम्पिटिशन्स की चीज़ें हैं, एकेडमिक्स में आपके 12th लेवल पर अब तक नहीं पूछी गई हैं, लेकिन अब ज़रा ध्यान रखिए, सीबीएसई पैटर्न है और ऑब्जेक्टिव आपका पैटर्न होने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डिटेल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि एंडोस्पर्म जो है वो जाकर के कैसे जो स्ट्रक्चर्स है, इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म नाम की जो स्ट्रक्चर है वो बिफोर द फर्टिलाइजेशन बनती है और हैप्लॉइड होती है, यस। जबकि एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंड इट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये दो मोटे मोटे अंतर आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब बाकी कुछ स्पेशल केसेस के अंदर क्या हो सकता है, ये पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है, हमें ज़्यादा यहाँ पर डीप में नहीं जाना है, ओके। ये सब ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं। जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बता ही दिया था कि जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड हो सकता है, यस। चलिए, अभी लेकर के चलते हैं एंडोस्पर्म का विकास, ओके। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपके यहाँ यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पहले पूछे जा चुका है और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से हम इसको इम्पोर्टेंट भी मानते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म का जहाँ तक डेवलपमेंट के बारे में सवाल है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन ऑफ द सेल, कोशिका के विभाजन के आधार पर क्या है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 फ्री न्यूक्लियर, या जिसको आप लोग केंद्रकीय कह देते हैं, दूसरा सेल्यूलर या कोशिकीय प्रकार का, और तीसरा हेलोबियल। हेलोबियल एक स्पेशल टाइप का है। अभी जैसे थोड़ा सा आपको समराइज कर लीजिएगा, जैसे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं विद इन द इन केस ऑफ द सेल्यूलर क्या हुआ कि आपने देखा ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये जैसा ट्राइगोट बोल दीजिए, ये ट्राइगोट है। ट्राइगोट जो होता है ये डिवाइड करता है और डिवीजन के तुरंत बाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, सारे डिवीजन्स माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, समसूत्रीय विभाजन होंगे। तो जितनी भी सेल्स बनेंगी आगे जा कर के वो सारी की सारी कैसी होंगी, ट्रिप्लॉइड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के समय, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस लिखा है PEN, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, इसके अंदर जब पहला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, आपको मालूम है सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो मैं बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता रहता है, यस। आप देख पा रहे होंगे A से B स्ट्रक्चर जब बनी, तो B स्ट्रक्चर बनते ही क्या हो गया, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड किया, बीच में सेल बनी तो क्या हुआ, 2 सेल स्ट्रक्चर बन गया। अब 2 अलग से डिवाइड किए तो आपने देखा 4 सेल्स बनी, तो अल्टीमेटली हर उसके बाद में क्या होता है, अल्टीमेटली सेल वॉल बनती रहती है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स बनती रहती हैं, यस। और इस प्रकार से क्या है, ऊपर की तरफ आप ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका एग जो जाइगोट में बदल गया था, उस जाइगोट को कवर अप कर लेगी, क्योंकि इसका असली काम जो है इस जाइगोट को ही नरिश करना है। दूसरा आता है सेलुलर न्यूक्लियर टाइप। तो न्यूक्लियर टाइप जो हुआ, ये इसको मैं फ्री न्यूक्लियर टाइप बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। आपने देखा ये एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है जो डिवाइड हो गया 2 में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ये सब बनते रहते हैं, लेकिन सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्योंकि सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो लगातार बहुत सारे न्यूक्लियस तो बने रहेंगे, सिनोसिटिक कंडीशंस बनती रहेगी। फिर उसमें क्या है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ धीरे धीरे क्या होता है, सेल प्लेट बनती रहती हैं और सेल्स का फॉर्मेशन। अब देख पा रहे हैं ना, जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ क्या हो रहा है, सेल प्लेट्स बनती जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस फ्री हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, इनके बीच में न्यूक्लियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी इनिशियली
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है बाद में जो है किनारे से अंदर की ओर, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। तो सेंट्रीपिटल तौर पर क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता रहता है। ओके, तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द हेलोबियल टाइप। हेलोबियल जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, वास्तव में हेलोबियल्स क्या है, एक ऑर्डर है स्पेशली प्लांट्स का, जिसकी में इस तरह का स्पेशल एग्जाम्पल देखा गया, इसीलिए इसको हेलोबियल टाइप कह देते हैं। हेलोबियल टाइप में क्या होता है कि ये दोनों के बीच की खिचड़ी है, मिक्सचर है। मायने ये हुआ कि इसमें फर्स्ट डिवीजन के बाद में तो सेल प्लेट बन जाती है। अब सेल प्लेट बन गई तो आप कहेंगे सर ये तो सेलुलर टाइप का हो गया, लेकिन माय डियर पहले के बाद में जितने भी डिवीजन्स होते हैं वो क्या होंगे, पहली बात तो एक ही सेल में होंगे जो माइक्रोपाइल की तरफ होगी। यस, कैलाजल साइड की सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा। ओके, दूसरी बात ये रही कि इसके अंदर जितने भी होंगे माइक्रोपाइलर जो न्यूक्लियस बना, इसके अंदर जितने डिवीजन्स होंगे वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे। अब फ्री न्यूक्लियर तो यानी कि ये न्यूक्लियर जैसा हो गया। तो मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का है, यहाँ पर इसमें सेलुलर करैक्टर भी है और बाद में कैसा है, फ्री सेंट्रल टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। यस, चलिए, तो ये 3 प्रकार का हुआ। और डिटेल में क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं तो मैं उसको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे पहला जो है न्यूक्लियर, इसे केंद्र की कह दीजिए, कई बुक्स में आपको परमाणु एंडोस्पर्म भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो परमाणु टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कह लीजिए इसको। इंग्लिश में आप याद रखिएगा न्यूक्लियर टाइप ऑफ द, न्यूक्लियर मतलब केंद्रीय प्रकार का। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं मैं आपको बताया था कि इस प्रकार मैं बताया था आपको कि जो मुक्त परमाणु विभाजन का मतलब जो हुआ, हिंदी में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है, ये डिक्शनरी ट्रांसलेटेड है। तो इसमें क्या आता है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स हैं, वही सब बताया मैंने आपको। अब उसके बाद में क्या होता है, हर डिवीजन के बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यस, अब बाहर से अंदर की ओर क्या होगा, परिधि से केंद्र की ओर यानी सेंट्रीपिटल तौर पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, क्योंकि देखिए ये सारे चेंजेस तो आप समझ पा गए होंगे उस डायग्राम से, ठीक है ना, जो आपने फर्स्ट में देखा होगा पिछली बार, लेकिन एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप याद रखिएगा जैसे कि मक्का है, गेहूँ हैं, ओके, और बाकी और जो कई एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द नट्स हैं और कोकोनट वगैरह, इन सब के अंदर इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है। दूसरा आता है सेलुलर टाइप का। यस, अच्छा हाँ, मैं आपको जैसे बताया था कि नारियल को अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए नारियल का एंडोस्पर्म बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है। लिक्विड एंडोस्पर्म जिसे आप नारियल पानी समझ के पी जाते हैं, वो वास्तव में उस नारियल के सीड के अंदर उसका एंडोस्पर्म है जो लिक्विड अवस्था में होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वॉल फॉर्मेशन होती रहती है वो क्या है, सॉलिडिफाइड स्टेज में बदलना शुरू हो जाता है। आपने महसूस भी किया होगा, किसी के अंदर पानी ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो जितना मैच्योर होगा उसके अंदर उतना ही कम पानी होगा, और जिसमें जितना पानी होगा उसके अंदर क्या है, अंदर की तरफ उसका जो फ्लैशी पार्ट है वो डेवलप नहीं हुआ होगा। तो मैं अभी जैसे बता रहा था कि किनारे से, अब देखिए नारियल के अंदर जो निकलता है उसमें किनारे पर क्या होता है, मजबूत होता है ना, और अंदर की तरफ क्या है, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ का जो मटेरियल होगा उसका वो सॉफ्ट होगा। यस, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिक्विड एंडोस्पर्म के नाम से सवाल पूछा जाता है। सेलुलर टाइप क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। उसके अपोजिट क्या होता है कि हर डिवीजन के बाद में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता रहता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, लगातार मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ जैसे हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें याद रख सकते हैं, जैसे धतूरा है, पिटूनिया है, यस, इन सब के अंदर इस प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। चलिए, आप खासतौर से उन एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। आपकी सहूलियत के लिए ये रहता है कि मोस्टली एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, अदरवाइज़ तो दर्जनों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्हें आप आगे जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट में, वो भी क्लासिकल में, तो अब वहाँ जाकर के आप उसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ 12th लेवल पर आप केवल एनसीईआरटी को फोकस करें और एग्जाम्पल्स खास तौर से एनसीईआरटी के ही पकड़ें।
तीसरा जैसे मैंने आपको बताया हेलोबियल होता है, तो मैंने बताया दोनों का मध्यवर्ती रूप है, मिक्सचर है दोनों का, क्या क्या कैसे कैसे होता है ये मैंने बता ही दिया। और साथ में इसके साथ में जो मुख्य परिवर्तन होते हैं वो भी मैं आपको बता दिया था। उदाहरण के तौर पर बस केवल इतना याद रखिएगा कि एक ऑर्डर है एंजियोस्पर्म्स का हेलोबियल्स, उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर्स मिलता है। आइए आते हैं एंडोस्पर्म के कार्य पर। जैसे मैंने बताया प्राइमरी तौर पर तो आप समझ ही चुके होंगे कि एंडोस्पर्म का काम होता है, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण पोष, भ्रूण का पोषण करने वाला स्ट्रक्चर। तो मैंने अब ये बताया। अब इसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मोस्टली इट प्रोवाइड नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या है प्रोटीन वगैरह की फॉर्म में भी ये हो सकता है। ठीक है ना। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो इसी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ से लेकर के अंकुरण तक की प्रक्रिया में भी अगर हम लोग बात करें, वहाँ तक उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आपने जो स्टोर कर दिए सीड, आप गेहूँ काटे, गेहूँ के दाने स्टोर कर दिए, अब आपको लग रहा होगा नहीं साहब तो ये निर्जीव हैं बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो हर सीड के अंदर डेवलप हो रहा है, और आप उसको 1 साल तक रहने दीजिएगा, 1.5 साल रखा रहने दीजिएगा, उसके बाद आपको खेत में डालेंगे वो फिर उग जाएगा। तो इस लंबे दौर में जो 1-1.5 साल का जो दौर था, क्योंकि एम्ब्रियो तो लिविंग पार्ट है, तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन लगातार मिल रहा है वो किससे मिलता रहा, वो इस एंडोस्पर्म से ही मिलता रहेगा। और आपने ये भी देखा है कि बहुत पुराने बीज अगर आप लेते हैं, उन्हें आप कोशिश करें ये उग जाएं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उसके सारे एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो कंज्यूम कर चुका है। अब उस एम्ब्रियो में इतनी ताकत नहीं बची, उस भ्रूण में इतना शक्ति नहीं बची है कि वो अंकुरित हो सके। यस। अच्छा, अब इस बेस पर मैं आपको जैसे बताया कि एल्बुमिन जो आपका एंडोस्पर्म है उसकी कितनी खपत की कितनी नहीं की, इसके आधार पर हम सीड भी 2 तरह का लेके चलते हैं, एक एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्मिक तो आप समझ ही गए कि जो एंडोस्पर्मिक सीड हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ रह गया, जिन्होंने डेवलपिंग एम्ब्रियो ने कंप्लीटली उसको यूज़ नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और नॉर्मली इसे हम अपने कंजप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यस, दूसरे शब्दों में इसको एल्बुमिनस सीड भी कह सकते हैं। अच्छा, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसके बेस पर आपने 2 तरह के बताए, एक बताया एल्बुमिनस सीड, दूसरा एक्स एल्बुमिनस सीड। यस, एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोल देते हैं इसको, नाम से क्लियर है। नॉन एंडोस्पर्मिक उसके लिए बोला हमने जिस सीड में एम्ब्रियो ने सारा जो एंडोस्पर्म है उसका कंजप्शन कर लिया है। यस, तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे वाले टॉपिक्स में आप देखेंगे कि जो प्रोसेसेस होते हैं, माने जब बीज का अंकुरण होगा तो आप देखते हैं कुछ में पत्तियाँ बाहर जो निकलती हैं बिल्कुल डिफरेंट काइंड की होती हैं, कुछ में बिल्कुल सेम वैसी ही होती हैं जैसे कि और पत्तियाँ हैं। मेरा कहने का मतलब आप जिसको बोलते हैं एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन, उसमें भी सीड के एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक अर्थात एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस होने का बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे वाली सीरीज़ में। चलिए, आई होप एंजॉय आपने किया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो डिपेंड करता है, आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो संबंधित क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, मेरा मानना ये है कि अगर आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं तो इसका मतलब आपने गंभीरता से चीज़ को समझा है, देखा है। और आप कहते हैं कोई डाउट्स नहीं है, तो जनाब सीधा सा मतलब ये है कि आप केवल रेडियो एफएम की तरह उसको सुन रहे हैं, गंभीरता से उसको नहीं ले रहे हैं। यस, चलिए, खैर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपनी सहूलियत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, साथ में मैंने अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे दिया है। तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, तो आप क्या है मुझे इन दोनों जरियों से भी, या आपके पास 3 सोर्स हो गए। नंबर 1 यूट्यूब के थ्रू जो आपका लिंक कमेंट सेक्शन है, दूसरा आपका व्हाट्सएप और तीसरा आपका ईमेल आईडी। आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए